जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव घोषणा के बाद अब चुनाव को लेकर पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर बीजेपी के टिकट के ऐलान और टिकट के ऐलान के पहले भी कई सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ा है। दोस्तों बताएंगे आपको कई सारे नेताओं में आपस में विवाद देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी का भाषण सुनते हुए जेपी नड्डा का वीडियो हो गया है दोस्तों वायरल। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बड़े बड़े पत्रकारों ने हरियाणा को लेकर एकदम बोल्ड प्रिडिक्शन किया है दोस्तों। इसी के साथ में परिवारवाद को लेकर फिर से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। साथ साथ आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार ने एक ऐसी कानून बना दिया जिससे अब उनके लिए और ज्यादा आफत आने वाली है दोस्तों। इसी के साथ में किसान मोर्चा के भाजपा प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया है। साथ आपको बताएंगे किसानों को और पहलवानों को गाली देने वाले नेताओं को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनके साथ भी मोए मोए हो गया है दोस्तों। साथ साथ आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताकर बैन लगाने की मांग की गई है दोस्तों। बताएंगे किसने ये डिमांड की है, एक एक करके चलेंगे। सारी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा परिवर्तन के लिए आगे बढ़ चुका है और जम्मू कश्मीर परिवर्तन के रास्ते पर आगे निकल चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों आपको हरियाणा के अंदर किस तरीके का परिवर्तन दिखाई देता है। क्या नॉर्मल परिवर्तन होने वाला है या फिर प्रचंड लहर चल रही है हरियाणा के अंदर, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अंदर सभा को संबोधित करते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जोरदार निशाना साधा गया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आज सरकार विपक्ष चला रहा है, यानी नाम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असलियत तो ये है कि विपक्ष के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर हरियाणा बीजेपी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के खिलाफ बवाल मच गया है। गंगवा को नालवा की जगह बरवाला से टिकट देने की संभावना देख भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव महंत मंडलेश्वर दर्शन गिरी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपने अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने पिछला चुनाव हिसार के नलवा सीट से लड़ा था, लेकिन अब यहां पर कुलदीप बिश्नोई के करीबी रणधीर पनिहार दावेदार है। इसी वजह से गंगवा ने हिसार की ही बरवाला सीट से दावेदारी ठोक दी है दोस्तों। इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज कहते हैं कि मैंने तो कह रखा है कि राहुल गांधी मेरे सामने चुनाव लड़े, उसे चुनाव हराकर भेजूंगा। आ जाए राहुल गांधी, आ जाए हुड्डा, मैं हराकर भेजूंगा। अनिल विज है मेरा नाम। अनिल विज के इस बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस की ओर से उसी भाषा में करारा जवाब दिया गया है दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस ने लिखा कि बेशक इनकी इस हालत के जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर जी है, लेकिन सरकार बनते ही इनके इलाज की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज का इलाज करवाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि करारा जवाब दिया गया है, सही जवाब दिया गया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी ने एमके स्टालिन के साइकिल चलाते हुए वीडियो पर जवाब देते हुए कहा कि ब्रदर भाई अगली बार कब आप चेन्नई में मेरे साथ साइकिल चलाएंगे, ये उससे पूछा गया है दोस्तों। एमके स्टालिन ने साइकिल चलाते हुए यूनाइटेड स्टेट के अंदर वीडियो साझा की है दोस्तों। अमेरिका में मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में लाने का प्रयास लगातार करते जा रहे हैं और इसके बाद उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर कई सारे लोग शेयर भी कर रहे हैं और राहुल गांधी की ओर से भी उनको इस तरीके से चेन्नई में साथ आकर एक साथ साइकिल चलाने के लिए कहा गया है। साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर जस्टिस एएसओ का जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद रहे थे। बेंच ने ईडी से पूछा कि क्या एजेंसी का आरोपी को जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज को देने से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। 2022 सरला गुप्ता बनाम ईडी के मामले को लेकर कोर्ट की ओर से तीखी आलोचना भी की गई है। इसी के साथ में हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला को उचाना की सीट से जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। उन्होंने 19 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जननायक जनता पार्टी इसमें 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। यानी किस तरीके के ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदल दी गई है। पहले करनाल से चुनाव लड़े थे, इस बार उनको लाडवा सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। नायब सिंह सैनी की ओर से पहले इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तीखी आलोचना उन्होंने कर दी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इसी सीट से उनको चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने के बाद कई सारे और भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को फिर से अंबाला कैंट से मैदान में उतारा है। साथ साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1-2 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा के चुनाव में गठबंधन करना है या नहीं करना, यह फैसला वो खुद लेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अपराधी बैठे हुए हैं, इस तरीके का दावा किया है तेजस्वी यादव ने दोस्तों। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है और नीतीश कुमार को लेकर उनकी ओर से तीखी आलोचना करते हुए बताया गया है कि आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है उससे सरकार बिल्कुल बेखबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास पर ही कई सारे अपराधी बैठे हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के
साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे उनके सहयोगी कोई भी हो, राहुल गांधी अब 24 घंटे सातों दिन हर जगह दिखाई देते हैं। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर के अंदर बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि दोनों नेता मिलकर राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अपने कमरे से बाहर आते तो कहते हैं कि वो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राहुल गांधी से इतने डरे हुए हैं कि उनका भाषण ही पूरे दिन सुनते रहते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। सुप्रिया सीनेट की ओर से भी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है कि आज पूरा देश राहुल गांधी को देख और सुन रहा है, ये रहा सबूत। इसमें जेपी नड्डा और चिराग पासवान बैठे हुए हैं। साथ साथ दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी मिनिमम 57 और मैक्सिमम 67 सीटें जीतने की स्थिति में है, यानी कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, एक तरफा प्रचंड लहर वाला चुनाव चल रहा है। खासकर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष को लेकर खासा भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर वंशवादी राजनीति करने का दावा करते हैं, यानी परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने का दावा करते हैं दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, जबकि हरियाणा में बंसी लाल की पोती को विधानसभा का टिकट दिया गया है। बंसी लाल जी की पुत्र वधू को पहले ही भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को राज्यसभा भेज चुकी है दोस्तों, यानी बंसी लाल जी के पुत्र वधू के बाद अब उनकी पोती को भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दे दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले मां फिर बेटी को भी टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई जिस तरीके से परिवारवाद के खिलाफ लड़ रही है उसी तरीके से विजय माल्या बैंक लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। सांसद आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली चलाकर हत्या कर देने वाले कौशिक नाम के व्यक्ति का सोशल मीडिया पर अब हर जगह प्रोफाइल देखने को मिल रहा है दोस्तों। मोहम्मद जुबैर की ओर से कई सारी तस्वीरें शेयर की गई है। इन तस्वीरों में ये कभी पुलिस वालों के साथ दिखाई देता है, कभी नेताओं के साथ दिखाई देता है, कभी वकीलों के साथ दिखाई देता है। पूरे मामले पर जानकारी देते बताया गया है कि अनिल कौशिक नाम का ये व्यक्ति जिसने आर्यन मिश्रा की हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने गौ तस्करी करी है। हालांकि दोस्तों खुलासा हुआ है कि दूर दूर तक गौ तस्करी से कोई लेना देना नहीं था, गाड़ी नहीं रोकने के कारण गोली चला दी गई, जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई। दोस्तों पूरे मामले पर अब सवाल गंभीर खड़े होते क्योंकि हरियाणा में भी कुछ दिनों पहले ही गौ तस्करी का आरोप लगाकर एक और मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। लिंचिंग का मामला सामने आया था और ऐसे में अब इस तरीके के पूरे कांड में बड़े बड़े लोगों के शामिल होने के बाद गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भी कैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल का जवाब दिया गया दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि हार के डर से एक के बाद एक बीजेपी के नेता चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ ने तो घर के दरवाजे खिड़की भी बंद कर रखे हैं, कहीं विप्लव देव अंदर चुनाव लड़ने के लिए टिकट ना फेंक दे। उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि बड़ौली के बाद संजय भाटिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। विप्लव देव से बोले कहा लड़ूंगा नहीं चुनाव इस बार। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के इस बयान के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि अरे चमचो, इसे पार्टी के प्रति निष्ठा समर्पण और त्याग की भावना कहते हैं। खैर टिकट के लिए मंचों पर ही जूतम पैजार होने वाले कांग्रेसी इनको कैसे समझेंगे। इस पर जवाब देते हुए हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सुनो कमलू, जिसकी जीत की गारंटी होती है उसके लिए होड़ तो मस्ती ही है, लेकिन भाजपा की टिकट का तो ये हाल है कि किसी चौक पर फेंक दो तो शहर में लॉकडाउन लग जाए, कोई लेने को तैयार ना हो। हरियाणा कांग्रेस ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार एक कानून लेकर आई है। इस कानून में फैसला लिया गया है कि अगर कोई भी विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है यानी दल बदल करता है तो फिर उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसके विधायकी के जो पेंशन उसको मिलना चाहिए उसे नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही निर्णय लिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इससे हॉर्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए तगड़ा झटका कहा जा सकता है। साथ साथ महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राणे ने अपने भाषण में कथित तौर पर मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दी थी। एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी है दोस्तों। भिवंडी के भोईवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 351 के तहत मामला दर्ज किया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट ने भी हरियाणा के अंदर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ा झटका है हरियाणा बीजेपी के लिए, जहां पर किसान मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट सुखविंदर सियोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है 67 कैंडिडेट की। इसके बाद देखते हैं और भी कई सारे इस्तीफे सामने आएंगे दोस्तों। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक जुड़ाव है आपका और झारखंड की सरकार का। हेमंत सोरेन जी जेल में थे तब हमने नारा दिया था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज जब हेमंत जी हम सबके सामने हैं, हम गर्व से बोल पा रहे हैं कि जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। यह संभव हो पाया है हमारे झारखंड की गठबंधन सरकार के अटूट विश्वास के कारण। इसके बाद उन्होंने लोगों से इस पूरे मामले पर कहा है कि आप लगातार महागठबंधन के साथ खड़े रहिए, आपको सारे योजना का लाभ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से ही इस बार समीकरण पलटते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसका नाम JMMSY रखा गया, इसे लेकर भी विवाद खड़ा किया गया था। साथ साथ दोस्तों बबीता फोगाट जो एक पहलवान होने के नाते भी पहलवानों के आंदोलन में उनके साथ खड़ी नहीं रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, उनको पिछली बार टिकट देकर
बीजेपी ने मैदान में उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गई इस बार। जब किसानों का आंदोलन हुआ, फिर पहलवानों का आंदोलन हुआ, हर वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। उन्होंने किसानों के खिलाफ भी टिप्पणी की थी और पहलवानों के खिलाफ भी टिप्पणी की थी, जबकि उनके अपने परिवार के लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और ऐसे में दोस्तों उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट देगी, विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है और कविता कुमारी जो पिछली बार दादरी सीट से चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील सांगवान को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों सुनील सांगवान वही जेलर है जिन्होंने कई बार राम रहीम को बेल दे दी थी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में भी उतार दिया है। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। क्या ऐसे नेता जो लगातार किसानों के सामने खड़े हुए थे, पहलवानों का विरोध कर रहे थे और अब जब टिकट नहीं मिला तो क्या इनके साथ मोह हुआ है? आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं। साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में परिवारवाद पूरी तरीके से व्याप्त दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दिया गया है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक हरिचंद्र मिड्ढा के बेटे केएल मिड्ढा को टिकट दिया गया है। सत्यपाल सांगवान के पुत्र सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री महावीर यादव के बेटे राव नरबीर को टिकट दिया गया है। यानी एकदम भाई भतीजावाद चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की प्रमुख माधवी बुच की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी के कई अधिकारियों ने 6 अगस्त को वित्त मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सेबी के अंदर इसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा कामकाजी माहौल को दूषित किया जा रहा है। सेबी के अधिकारियों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यानी दोस्तों बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा बैठकों में अधिकारियों के ऊपर चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है। आप लोग जानते हैं कि किसके बारे में ये बातें कही गई होगी, माधवी बुच के बारे में ये बात कही गई है, क्योंकि वो सेबी को हेड कर रही है और शीर्ष नेतृत्व का मतलब यही होता है। और इस पत्र में कई और सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय के पास शिकायत दे दी गई है। देखते हैं क्या कार्रवाई किया जाता है वित्त मंत्रालय की ओर से। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्थान के जोधपुर से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ट्राइबल आर्मी की ओर से टैग करते हुए उनके मंत्रालय के बारे में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंदर 2 नियुक्तियां हुई है, एक ओबीसी समाज की और एक एससी समाज की। लेकिन एससी कैटेगरी के तहत जो कैंडिडेट का नाम फाइनल किया गया है उसका नाम निशा शर्मा बताया जा रहा है। यानी एससी कैटेगरी से तो ये कभी भी नहीं हो सकती है। फिर इस पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जनरल कैटेगरी से आने वाले व्यक्ति को एससी कैटेगरी के तहत कैसे नियुक्ति दी गई है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ऐसे कई और मामले सामने आए हैं। ट्राइबल आर्मी के साथ साथ हंसराज मीणा की ओर से भी एक ऐसी जानकारी दी गई है। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च में एसटी श्रेणी में परीक्षा सूची में विक्रम शर्मा का चयन किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण के मानदंड का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें एसटी रिजर्व सीट में विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति को नियुक्ति देने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे मामले पर आगे लिखा गया कि बीजेपी सामाजिक न्याय और आरक्षण के अधिकारों को लगातार कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सरकार बार बार आरक्षण नीति के उल्लंघन के मामले को अनदेखी कर रही है, जिससे उन समाज का हक मारा जा रहा है जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर इस पूरे मामले पर कोई सरकार की ओर से बयान सामने आएगा तो आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कहां पर यह बड़ा मिस्टेक हुआ है और क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को विधानसभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिल को सदन में पेश किया था। बुधवार को ध्वनि मत से पास करवा दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करने लगे। साथ साथ दोस्तों खराब मौसम के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे ही स्थानीय कांग्रेस पार्टी के विधायक आफ्ताब अहमद नूह जिले के दिहाना गांव के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तेज बारिश के बावजूद लगातार मौजूद रहे और बारिश में भीगते हुए भी उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया है। इस दौरान 45 भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों सारे नेताओं की ज्वाइनिंग करवाई गई है। साथ साथ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को लेकर उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोक दल अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। अब इस पार्टी के अंदर उस तरीके की विचारधारा को पालन करने की क्षमता नहीं है और अपने मूल विचारधारा से पलटने के बाद अब इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे थे और वापस से कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर चर्चा चल रही है। और क्योंकि मीरापुर में उपचुनाव भी होने वाले हैं तो उम्मीद की जा रही है कि उनको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हो सकता है समाजवादी पार्टी उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी को यह सीट दे दे। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो हरियाणा के ओपिनियन को लेकर आ रहा है। पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों की राय को लेकर सामने आ रहा है। दोस्तों इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व समर्थक अपने आप को बताते हुए कहते हैं कि तब वोट दिया था बीजेपी को, अब वोट देंगे कांग्रेस को। हरियाणा की बीजेपी सरकार सबसे बेकार सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले बीजेपी के पूर्व समर्थक अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो हरियाणा एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों साथ साथ गोवा के अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी को ही राज्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ओर से जोरदार विरोध किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी आत्माराम बारवे को ही इस सप्ताह शुरुआत में राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों यानी आरटीआई कानून के तहत जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं सूचना आयुक्त
आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं जो तय करते हैं कि कौन से आरटीआई के सवालों का जवाब दिया जा सकता है और कौन से संवेदनशील मामले हैं। यानी दोस्तों अच्छा खासा डिस्कशन होता है, उसके हिसाब से ही लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दिए जाते हैं। और ऐसे में अगर सूचना आयुक्त इस तरीके का व्यक्ति कोई बनता है जो ओएसडी के पद पर रहा है, मुख्यमंत्री के काफी करीबी रहा है, तो फिर तो वो सरकार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत मांगी जाएगी तो देंगे ही नहीं। और जो सरकार के खिलाफ एक तरीके से मामला जाएगा, जैसे कहीं भ्रष्टाचार का मामला हो, कहीं रेत खनन माफिया का मामला हो, उससे जुड़े कोई सवाल पूछे जाएंगे तो फिर उसमें गोलमोल जवाब दिया जाएगा और एक तरीके से सूचना के अधिकार को कमजोर करने के प्रयास किए जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे पदों पर एक निष्पक्ष व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री के साथ जिसके अच्छे संबंध है उसको नियुक्त किया जाना साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है और कहीं ना कहीं आरटीआई कानून को कमजोर करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है जिसका जोरदार विरोध होना चाहिए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र समन्वय समिति गठित की गई है। जम्मू कश्मीर हरियाणा के लिए घोषणा पत्र समन्वय समिति बनाई गई है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है दोस्तों, जिसमें टीएस सिंहदेव और अमिताभ दुबे को कार्यभार सौंपा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोयाबीन का भाव दो और सस्ता लो। भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सस्ता अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को की गई थी। प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सदस्यता रिन्यू कराई। इसके बाद बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वो बीजेपी की सदस्यता अभियान का विरोध करे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान का विरोध करे और सरकार से कहे कि पहले सोयाबीन का भाव दो फिर सदस्यता लो। दिग्विजय सिंह ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है तो इस बार सदस्यता ना ले। अगर आप किसान हो तो पहले विरोध करे, सोयाबीन का भाव दो, उसके बाद सदस्यता लेंगे। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह को अररिया के अंदर ग्रेनेड गोली से मारने की धमकी मिली है। नेपाली नंबर से उनको फोन आया है। अररिया के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ताजा मामला 1 सितंबर सांसद के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसद को इस तरीके की धमकी आ रही है और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा जिसने धमकी दी है। हालांकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसे अपराधियों को नेपाल से भारत लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बावजूद ऐसा लग नहीं रहा कि अपने सांसद को मिली धमकी के बाद भी भाजपा के लोग इसे सीरियसली लेंगे। साथ साथ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के अंदर आरजेडी को निशाने पर लेने के लिए अपनी पार्टी बना रहे हैं। बार बार उनके बयान में केवल तेजस्वी यादव और आरजेडी नजर आती है। दोस्तों तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं, दम है तो किसी एक विधानसभा में पैदल चलकर दिखा दे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की यात्रा पर वो चैलेंज कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर चुके हैं, कई बार अपनी बस लेकर घर घर गांव गांव जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए आए प्रशांत किशोर को लगता है कि तेजस्वी यादव केवल गाड़ियों में आते हैं, रैली स्थल पर पहुंचते हैं और भाषण देते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। हकीकत यह है कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जितनी सभाएं की थी और जितनी ज्यादा उन्होंने गाड़ियों से दौरे किए थे, रैलियां निकाली थी और यात्राएं निकाली थी, उतना शायद अपने जिंदगी में कभी प्रशांत किशोर तो नहीं निकाल पाएंगे। ये बात तो 100% तय है। इस पर आम आदमी पार्टी के नरेश बालियान बोले, कहा यह मानसिक रोगी है, बिहार की जनता इससे दूर रहे। 20 साल से बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी 11 साल से बीजेपी है, फिर भी इसे गलती तेजस्वी यादव में दिखाई देती है। यह भाजपाई मोहरा जनता की 25 में बिहार से जेडीयू और बीजेपी का सुपड़ा साफ है तो बीजेपी की बी टीम बनकर यहाँ पर मदद पहुंचाने के लिए आया हुआ है। अगर आप भी मानते दोस्तों एकदम सही कहा गया है, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अपनी राय जुल्ले के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस को बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने आतंकवादी संगठन आरएसएस को बताया, वीएचपी और बजरंग दल को बैन करने की मांग की गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से विवादों में है। आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताए जाने को लेकर ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी क्योंकि तेलंगाना से चयनित होकर राज्यसभा के सांसद बने हैं तो उन्होंने अपने राज्यसभा के सांसद होने की अपनी पूरी सैलरी 1 महीने की तेलंगाना के फ्लड रिलीफ फंड में देने का वादा किया है। और राहुल गांधी भी अपनी पूरे महीने की सैलरी वायनाड में लोगों को दे चुके हैं, जो लोग फ्लड के कारण पूरी तरीके से केरला के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। वायनाड के अंदर काफी संघर्ष देखने को मिल रहा था। दोस्तों अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आकर योगदान दे रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो जरूर बताएगा। दोस्तों के साथ में टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के सीनियर नेता शमशेर गिल ने इस्तीफा देते हुए कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब अटल अडवाणी वाली पार्टी नहीं रही है, उनके वैल्यूज पर चलने वाली पार्टी नहीं रही है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने मोहनलाल बड़ौली को संबोधित किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित किया है। दोस्तों और भी कई सारे इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। एक और पूर्व विधायक सुखविंद्र ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों इसके साथ में किसान मोर्चा जिला चरखी दादरी के विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब शायद भारतीय जनता पार्टी 90 में से 20 सीटें जीतने के लिए भी संघर्ष करती दिखाई देगी। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।